हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर नर्सिंग क्लासेस। मैं रोनित राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के शानदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी का एक बहुत ही मेन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है अपना मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग एंड साथ ही साथ स्कोप्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम मेथड्स डिस्कस करेंगे। अभी तक भी जिन भी स्टूडेंट ने लास्ट 2 क्लासेस को नहीं देखा है, वो इस क्लास के बाद में जाके उन 2 क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा और उन दोनों लास्ट 2 क्लासेस का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप इस क्लास के बाद में जाके ज़रूर उस क्लासेस को भी देखें, जिससे कि आपका जो यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ जाए, याद हो जाए और सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अपन हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। अब चाहे तो आप इसको टूल्स बोलिए, चाहे तो आप इसको प्रोसीजर्स बोलिए, यानी कि ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है, जो साइकोलॉजी है, उसकी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि ब्रांचेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ब्रांचेस में हमने देखा था कि ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, वो किस तरीके से और कहाँ-कहाँ पे यूज़ आता है, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन मेथड्स में क्या देख रहे हैं कि आखिरकार हम किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर पैटर्न है उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, वो हम मेथड्स के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली 5 टाइप्स के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेकंड ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड जो कि है अपना क्लिनिकल मेथड, फोर्थ जो कि है अपना सर्वे मेथड एंड लास्ट वन जो कि है अपना फिफ्थ एक्सपेरिमेंटल मेथड। हम आगे की वीडियो में जो है इन सभी मेथड्स के जो भी टाइप्स हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में यूं ही आप लगातार बने रहें। हम डिस्कस करते हैं इसका पहला टाइप जो कि है अपना इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि ये जो वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, इसका जो है कुछ अलग मतलब होता है। जैसे कैसे कि इंट्रो का मतलब होता है आपका सेल्फ एंड इंस्पेक्शन का मतलब होता है आपका क्या, ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से ये जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन नाम से भी जाना जाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, वो खुद अपने बिहेवियर को जो है एनालाइज करता है, उसकी स्टडी करता है। यानी कि कोई अदर पर्सन किसी के भी बिहेवियर को एनालाइज नहीं कर रहा। यहाँ पे स्वयं हम खुद हमारे बिहेवियर पैटर्न को, हमारी साइकोलॉजी को जो है स्टडी करते हैं। हमारी क्या-क्या स्ट्रेंथ है, क्या-क्या वीकनेस है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी वीकनेस को हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। ये हम जो है स्टडी करेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर। अब अगर हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें, जैसे कि मेरिट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, मेरिट्स को हम एडवांटेजेस के भी बोलते हैं। ठीक है, मेरिट्स में हम देखें तो फर्स्ट मेरिट है इसका, इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम एंड एनीवेयर। कि ये जो मेथड है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो मेथड है, उसका इस्तेमाल हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक जगह की नीड नहीं है। हम कहीं पे भी जो है इस मेथड को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेरिट जो कि है ईजीएस्ट मेथड, यानी कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान जो है मेथड है, इसको बहुत ही इजीली एप्लीकेबल यानी कि अप्लाई करके देखा जा सकता है। ठीक है, थर्ड अगर मेरिट की हम बात करें, दिस इज नॉट नीड एनी लैबोरेटरी, यानी कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको स्पेसिफिक किसी भी लैबोरेटरी की या एक्सपेरिमेंटल सेटअप की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया, एनी टाइम एनीवेयर, यानी कहीं भी और कभी भी हम बहुत ही आसानी से इस मेथड को जो है अपने आप के ऊपर अप्लाई करके अपने जो भी साइकोलॉजी, अपना जो भी बिहेवियर पैटर्न है, उसकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस। जैसा कि पहला डिसएडवांटेज है, द ओन मेंटल स्टेट इज कंटिन्यूअसली चेंजेस, यानी कि किसी भी पर्सन का जो मेंटल स्टेट होती है कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी भी स्टेबल नहीं रहती। उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारे जो बदलाव हैं देखने को मिलते हैं। जैसे कि कभी वो हैप्पी है, कभी वो सैड है, कभी वो एंगर है, कभी वो फ्रस्ट्रेटेड है, कभी वो थोड़ा-सा डिप्रेसिव है। तो कहीं न कहीं जो मेंटल स्टेट है वो चेंज होती रहती है। तो इसकी वजह से जो क्या होता है कि जो पर्सन का जो बिहेवियर है वो भी कहीं न कहीं चेंज होगा। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीमेरिट है। सेकंड अगर डीमेरिट की बात करें, डाटा कैन नॉट बी वेरिफाइड,
यानी कि जो डाटा इंडिविजुअल ने खुद के बिहेवियर के बारे में कलेक्ट किया है वो कभी भी वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि उसके बिहेवियर को कोई अदर पर्सन जो है ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई अदर पर्सन स्टडी नहीं कर रहा, वो स्वयं अपने बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है, स्टडी कर रहा है, इसलिए जो डाटा है वो कभी भी वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। थर्ड, अगर जो अपन डिमेरिट की बात करें, जो कि है अपना कैन नॉट बी अप्लाई ऑन चिल्ड्रंस, एनिमल्स एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, यानी कि ये जो मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड, कभी भी किसी भी बच्चे पे, किसी भी जानवर पे या किसी भी ऐसे व्यक्ति पे जिसका को किसी भी प्रकार की कोई मेंटल इलनेस है, उसके ऊपर ये डाटा कभी भी अप्लाई नहीं किया जा सकता, एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन या एनिमल या कोई भी मेंटली इल पर्सन जो है वो उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो अपने खुद के बिहेवियर को जो है स्टडी कर सके, खुद की साइकोलॉजी को समझ सके, इसलिए ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, जो कि है ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अब ये जो मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई अदर पर्सन यानी कि कोई ऑब्जर्वर जो है किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, जो साइकोलॉजी है, उसकी स्टडी करता है। समझे? सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या हो रहा था, इंडिविजुअल खुद अपने बिहेवियर की स्टडी कर रहा था, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या हो रहा है कि कोई अदर पर्सन जो किसी पर्टिकुलर दूसरे पर्सन के जो है बिहेवियर की स्टडी कर रहा था, साइकोलॉजी की स्टडी कर रहा था, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके मेरिट्स की अगर अपन बात करें, तो पहला मेरिट है अपना नेचुरल सेटिंग्स, यानी कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर लैबोरेटरी या एक्सपेरिमेंटल लैब की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी जो है इस मेथड को अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि एक ऑब्जर्वर किसी भी अदर पर्सन को कहीं पे भी जो है ऑब्जर्व कर सकता है, उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकता है। सेकंड मेरिट की अगर अपन बात करें, जो कि है नो नीड ऑफ इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, यानी कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी इक्विपमेंट या टूल्स की आवश्यकता नहीं है। बस एक ऑब्जर्वर चाहिए और दूसरा एक इंडिविजुअल चाहिए जिसका बिहेवियर को असेस करना है, दैट्स इट। थर्ड, अगर मेरिट्स की अपन बात करें, जो कि है यूजफुल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। अब इस मेथड को अप्लाई करके या तो पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल का जो भी साइकोलॉजिकल पैटर्न है, जो भी बिहेवियर पैटर्न है, उसको स्टडी किया जा सकता है, या फिर पूरे किसी एक ग्रुप के ऊपर को भी जो है ये मेथड जो है अप्लाई किया जा सकता है, समझे? यानी कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पे भी इस मेथड को अप्लाई किया जा सकता है और किसी ग्रुप के ऊपर भी इस मेथड को अप्लाई करके उस पूरे ग्रुप का जो भी बिहेवियर पैटर्न है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फोर्थ जो अपना मेरिट है, जो कि है इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो एक ऑब्जर्वर होता है वो इमीडिएटली हाथों हाथ जो है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो भी बिहेवियर पैटर्न है उसको एनालाइज कर लेता है। हम डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इस मेथड को अप्लाई करने में और किसी भी पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज करने में जो है काफी लंबा समय लग जाता है, काफी ज्यादा समय जो है ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। सेकंड डिमेरिट अगर अपन देखें, मे बियाज एरर और वर्कर परफॉर्मेंस, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ से भी कुछ आपको एरर्स यानी कि कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज करता है और डाटा कलेक्ट करता है, इसलिए। थर्ड, अगर अपन डिमेरिट की बात करें, जो कि है अपना रिक्वायर्ड स्किल ऑब्जर्वर, यानी कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए एक प्रोफेशनली ट्रेन जो पर्सन है, एक प्रोफेशनली ट्रेन जो ऑब्जर्वर है, उसकी जरूरत होगी, जिसको है ना किसी अदर पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज करना आता हो, उसके अंदर वो स्किल्स हो, वो एबिलिटी हो, ये योग्यता हो, जिससे कि वो किसी अदर पर्सन के बिहेवियर को या उसके साइकोलॉजी को स्टडी कर सके, ठीक है। इसलिए इसके लिए क्या होता है कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल ऑब्जर्वर, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फोर्थ डिमेरिट, जो कि है अपना लैक ऑफ द कॉपरेशन ऑफ पीपल्स, यानी कि इस मेथड के अंदर जो सामने वाला जो इंडिविजुअल्स है जिसका बिहेवियर हम एनालाइज कर रहे हैं, वो उसका कॉपरेशन कभी-कभार देखने को मिलता है और कभी-कभार नहीं भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर सामने वाला पर्सन ही कोऑपरेटिव नहीं है, तो हम जो है एज़ अ ऑब्जर्वर उसके बिहेवियर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ जाके आपके जो इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लिनिकल मेथड। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लिनिकल मेथड को जो है हम केस स्टडी मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर, यानी कि हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर ये जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा उपयोग के लिया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और सभी पेशेंट्स का अपना-अपना डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो ये जो क्लिनिकल मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है किसी भी पेशेंट के बिहेवियर को एनालाइज़ करने में, किसी भी पेशेंट के बिहेवियर को समझने में ये जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। चलिए इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। पहला मेरिट हम डिस्कस करेंगे कि इन डेप्थ
स्टडी ऑफ अ पेशेंट कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग दिस मेथड, यानी कि इस मेथड को अप्लाई करके जो है किसी भी पेशेंट के बारे में जो भी डेप्थ में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पूरा जो डाटा है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा सकती है, वो जो है कलेक्ट की जा सकती है पेशेंट के थ्रू। ठीक है। सेकंड मेरिट की अगर अपन बात करें, इट प्रोवाइड्स रियल प्रैक्टिकल लर्निंग एनवायरनमेंट टू नर्सिंग स्टूडेंट्स, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो इस मेथड का उपयोग करके जो है एक प्रैक्टिकल जो है नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि इसको कॉलेज के अंदर उन्होंने क्या था कि सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की थी कि किस तरीके से जो है किसी भी पेशेंट के बिहेवियर को एनालाइज किया जाए, लेकिन इस मेथड का उपयोग करके वो क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरिट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस। पहला और जो डिसएडवांटेज है जो कि है अपना, इफ द डाटा इज नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली द होल क्लिनिकल प्रोसेस गेट रॉन्ग, यानी कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है पेशेंट के बिहेवियर के बारे में, अगर उसको ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो पूरा क्लिनिकल प्रोसेस है वो जो है गलत हो जाएगा। यानी कि जो भी पर्सन, जो भी ऑब्जर्वर, जो भी नर्स किसी भी पेशेंट के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है या कर रही है, तो उस दौरान उसको जो भी डाटा जो है पूरा अच्छे से एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज और बहुत ही तरीके से जो है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर उस नर्स ने कहीं पे भी अगर डाटा को रिकॉर्ड करने में मिस्टेक करी तो उसकी वजह से जो है पूरा क्लिनिकल प्रोसीजर है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कंप्लीट होते हैं क्लिनिकल मेथड के। नेक्स्ट मेथड जो है अपना वो है सर्वे मेथड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सर्वे मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज जो पॉपुलेशन है उससे जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, उनके बिहेवियर को, उनके साइकोलॉजी को जो है स्टडी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी बार काफ़ी सारे सर्वे करवाती है। क्यों करवाती है? जिससे कि वो जो भी पॉपुलेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जान सके, उनके फीलिंग्स को, उनके बिहेवियर को जान सके। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारे लार्ज नंबर पे जो है पॉपुलेशन इसमें कनेक्ट हो पाती है और ज़्यादा जो है डाटा कलेक्ट हो पाता है। तो चलिए अब इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में अगर अपन फर्स्ट देखें तो जो कि है कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ डाटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉपुलेशन लार्ज होगी तो डाटा भी ज़्यादा ही कलेक्ट होगा। तो यानी कि ये जो सर्वे मेथड है इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इससे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। सेकंड अगर अपन एडवांटेज देखें जो कि है असेस लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। जैसे कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि काफ़ी भारी संख्या में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोगों से जो है डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों का जो है बिहेवियर को असिस्ट किया जा सकता है। डीमेरिट की अगर अपन बात करें जो कि है नॉट एवरीवन इक्वली पार्टिसिपेटेड, यानी कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, जब बहुत ज़्यादा लोगों का अगर बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा होगा तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जो पर्सन जो है उसको इक्वली उस जो मेथड या उस प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट कर रहा हो। नहीं, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे पॉपुलेशन में जो कि इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज अपन को देखने को मिलेगा। और सेकंड डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें जो कि है टाइम कंज्यूमिंग मेथड, यानी कि ये जो मेथड है उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो भी गवर्नमेंट जो भी सर्वे करवाती है उसमें काफ़ी 6 महीना, साल भर जो है काफ़ी लंबा समय जो है निकल जाता है। तो यहाँ जाके अपना जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड जो कि है अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस मेथड के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है। यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के हेल्प से जो है किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है उसको स्टडी किया जाता है। और अच्छी तरीके से समझें तो काफ़ी सारे ऐसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को अप्लाई किया जाता है किसी इंडिविजुअल के ऊपर उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। तो ये होता है अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके मेरिट्स की हम बात कर लेते हैं। मेरिट्स की अगर बात करें, पहला मेरिट है इसका मोस्ट साइंटिफिक एंड रिलायबल मेथड। जैसा कि मैंने अभी बोला कि सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक जो टेस्ट्स हैं उनको अप्लाई करते हैं अपन किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। एंड रिलायबल मीन्स यानी कि बहुत ही भरोसेमंद जो है ये टेस्ट होता है। सेकंड मेरिट की बात करें, द रिजल्ट इज एक्यूरेट, यानी कि अब जब साइंटिफिक टेस्ट से अप्लाई किया जा रहा है, बहुत ही भरोसेमंद टेस्ट होते हैं ये सब, तो उसके हेल्प से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट होगी, वो रिजल्ट भी एक्यूरेट होगा, यानी कि डाटा जो है 100% जेन्युइन यानी कि करेक्ट होगा।
थर्ड मेरिट की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम कंट्रोल। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो पर्सन जो है पूरी तरीके से जो है सामने वाले इंडिविजुअल को कंट्रोल करके रखेगा, उस पूरी सिचुएशन, उस पूरी कंडीशन को जो है कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मेरिट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स की अगर अपन बात करें तो पहला डीमेरिट है द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सपेरिमेंटल को मेथड को अगर अप्लाई करना है तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक एक लेबोरेटरी होगी या कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, तो उसको अरेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम भी खर्च होता है। ठीक है, सेकंड डीमेरिट की अगर अपन बात करें जो कि है अपना दिस मेथड मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड स्किल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो भी पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है उसके पास जो है प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए उस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगर वो स्किलफुल नहीं है, वो अपने काम में माहिर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बेहतर तरीके से जो है किसी सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ जाके आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कंप्लीट होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के, एंड साथ ही साथ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी जो टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस यूनिट नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या डिस्कशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, थर्ड importance of psychology in our nursing field, fourth one is scopes and branches of psychology, and last जो हमने डिस्कस किया आज की क्लास में जो कि था अपना मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पे आपकी यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट होती है और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे अपना जो है ये यूनिट कंप्लीट होती है। अब बेसिकली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इसके यूनिट में से आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें एक जो है मेजर क्वेश्चन बन के आ सकता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है 10 नंबर्स के लिए। बाकी का कुछ काफी सारे इसमें से एमसीक्यूज भी बन के आ सकते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा एक यही हो सकता है कि डिफाइन साइकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के अंदर, और साथ ही साथ छोटे मोटे जो एमसीक्यूज हैं वो भी बन के आ सकते हैं। तो यहाँ पे जाके अपनी यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट होती है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास इन्फॉर्मेशनल लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।